नमस्कार मित्रों, दूरस्थ एवं मुक्त शिक्षा और संस्कृति की आवाज ये है उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय का कम्युनिटी रेडियो हेलो हल्द्वानी 91.2 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पर आप इसे सुन पाते हैं। दोस्तों, भारत के पहले कृषि विश्वविद्यालय पंतनगर को स्थापित हुए आज 60 साल पूरे हो चुके हैं। जवाहरलाल नेहरू ने 17 नवंबर 1960 को इसका उद्घाटन किया था। 1972 में इसका नाम महान स्वतंत्रता सेनानी गोविंद बल्लभ पंत के नाम पर गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कर दिया गया था। भारत में हरित क्रांति के अग्रदूत के तौर पर इस विश्वविद्यालय को माना जाता है। देवेंद्र मेवाड़ी, जो कि एक विज्ञान लेखक हैं, दर्जनों किताबें उनकी प्रकाशित हो चुकी हैं। बहुत लोकप्रिय आत्मकथा मेरी यादों का पहाड़ उन्होंने लिखी है। पंतनगर विश्वविद्यालय में उन्होंने अपने शुरुआती 13 साल बिताए हैं। वहाँ की किसान पत्रिका का संपादन बहुत लंबे समय तक किया है। तो आज 60 साल होने के मौके पर अपनी कुछ यादें साझा कर रहे हैं। आइए सुनते हैं दोस्तों विज्ञान लेखक देवेंद्र मेवाड़ी को। आज पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय 60 वर्ष का हो गया है। वे सन 60 और 70 के दिन थे। हम पंतनगर में थे। पंतनगर के वे स्वर्णिम दिन थे। हमें इस बात पर बहुत गर्व होता था कि हम देश के प्रथम और शीर्ष कृषि विश्वविद्यालय में हैं। ट्रेन या बस के सफ़र में या बाहर कहीं ऑफिसों में मैं कृषि विश्वविद्यालय पंतनगर से हूँ सुनते ही सामने वाले के चेहरे पर सम्मान का भाव आ जाता था। कुलपति हर व्याख्यान में याद दिलाते थे कि हम विश्व के एक श्रेष्ठ कृषि विश्वविद्यालय के लोग हैं। हमने यह श्रेष्ठता बनाए रखनी है। हमें सदा सबसे आगे ही रहना है। वे अक्सर नोबेल पुरस्कार विजेता कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग के पत्र की ये पंक्तियां भी याद दिलाते थे। भारत में तराई ही वह क्षेत्र है जहां आपके विश्वविद्यालय के विशेषज्ञों के प्रभाव में और उनके निर्देशन में हरित क्रांति का जन्म हुआ था, जहां से देश के अन्य भागों में उसका प्रसार हुआ। पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय अमेरिका के लैंड ग्रांट पैटर्न पर स्थापित देश का पहला कृषि विश्वविद्यालय था, जिसका उद्घाटन आज के ही दिन 17 नवंबर 1960 को देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने किया था। पहले इसका नाम उत्तर प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय था। आगे चलकर इसका नाम गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय रख दिया गया। याद आता है उन दिनों का वह विश्वविद्यालय जो आर्थिक रूप से पूरी तरह आत्मनिर्भर था और अपने विशाल कृषि फार्म से अपने ही बलबूते पर 1-1.5 करोड़ रुपए कमा रहा था। सरकार और उसके सहयोग से उच्च कोटि के बीज पैदा करने के लिए तब 20 करोड़ रुपए लागत की तराई बीज विकास परियोजना शुरू की गई थी। पंतनगर के ये वे दिन थे जब महाराष्ट्र के सूखाग्रस्त इलाकों में उन्नत बीज वितरित करने के लिए 70 डिब्बों की एक स्पेशल ट्रेन रवाना हुई थी, जिसमें 20,000 क्विंटल उन्नत तराई बीज भेजे गए थे। वे सचमुच पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय के स्वर्णिम दिन थे। तब विश्वविद्यालय में एक से बढ़कर एक धीर, गंभीर और मेधावी छात्र भी थे, जिन्होंने आगे चलकर विभिन्न क्षेत्रों में अपना और विश्वविद्यालय का नाम रोशन किया। इनमें से 2-4 छात्र कभी कभी मुझसे भी मिलने घर पर आया करते थे। उनमें मेरठ का मैकेनिकल इंजीनियरिंग का एक छात्र था, अरुण तिवारी। हम दोनों अक्सर कला और साहित्य की चर्चा किया करते थे। महान चित्रकार वान गोग और पोल गोगा के चित्रों के लिए मेरा मोह देखकर वह एक दिन आया और मेरे पढ़ने के कमरे की दीवार पर पॉल गोगा की एक पेंटिंग की काफ़ी बड़ी प्रकृति बनाकर चिपका गया। यह वही अरुण तिवारी है जिन्होंने आगे चलकर राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम के साथ विंग्स ऑफ फायर सहित 5 पुस्तकें तथा अपनी कई अन्य पुस्तकें लिखी। वे मिसाइल साइंटिस्ट और प्रोफेसर बने। एक और विद्यार्थी खे मैठानी सुदूर पहाड़ों में अल्मोड़ा जिले के कपकोट के एक गांव से
मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ने पन्नागर आया था। बाद में उसने आईआईटी कानपुर से एमटेक किया। वह नामी कंपनी आईटीसी इन्फोटेक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड में सूचना प्रौद्योगिकी यानी आईटी के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट पद तक पहुंचकर रिटायर हुए। एक और सीधा साधा छात्र था जो श्री गंगानगर से आया था। उसे जब भी अकेलापन लगता घर पर मिलने आ जाता। धीरे धीरे उसने कई भाषाभाषी दोस्त बना लिए। पन्नागर से बीएससी करने के बाद वह एक चीनी मिल में नौकरी करता रहा, फिर एक चाय बागान में, फिर अमेरिका यूरोप होते हुए भारत आकर इवेंट मैनेजमेंट की अपनी एजेंसी खोलकर उसने इस क्षेत्र में खूब नाम कमाया। मैंने भी तब पन्नागर कृषि विश्वविद्यालय में कम्युनिकेशन पाठ्यक्रम में 2 वर्ष तक पत्रकारिता का कोर्स पढ़ाया था। मेरे उन विद्यार्थियों में से एक मधुबनी के पीएन सिंह सांस्कृतिक कार्यक्रमों में सदा आगे रहते थे। ग्रेजुएशन के बाद उनका चयन दूरदर्शन में हो गया और वे स्टेशन डायरेक्टर पद तक आगे बढ़े। तब विश्वविद्यालय से मैं नियमित रूप से अनुसंधान की उपलब्धियों के बारे में प्रेस विज्ञप्तियां भी जारी किया करता था। समाचार पत्रों में आए दिन वे समाचार प्रकाशित होते रहते थे। यह तो केवल मेरे निकट संपर्क में आए 4 छात्रों की बात है। तब पन्नागर कृषि विश्वविद्यालय के तमाम छात्रों ने देश और दुनिया में अनेक क्षेत्रों में उल्लेखनीय सफलताएं हासिल की थी। उस दौर में विश्वविद्यालय के अनेक शिक्षकों तथा वैज्ञानिकों ने भी राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई उपलब्धियां हासिल की। तराई क्षेत्र में पन्नागर कृषि विश्वविद्यालय को हरित क्रांति का अग्रदूत बताने वाले विश्व प्रसिद्ध वैज्ञानिक डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग लगभग हर साल विश्वविद्यालय में आते थे और वहां अनुसंधान केंद्र में गेहूं की फसल पर किए जा रहे प्रयोगों का जायजा लेते थे। एक बार दीक्षांत समारोह में उन्हें तथा ख्याति प्राप्त वैज्ञानिक डॉक्टर बीपी पॉल, प्रोफेसर बोशी सेन आदि को डॉक्टर ऑफ साइंस यानी विज्ञान वारिद की मानद उपाधि से विभूषित किया गया था। मुझे तब हिंदी में उनके प्रशस्ति पत्र तैयार करने का सौभाग्य मिला था। किसान भारती के लिए मैं कृषि और पशुपालन के सामयिक विषयों पर विशेषज्ञों से लेख लिखवाता था। उन्हें आसान भाषा और रोचक शैली में ढालता। पत्रिका को मैं वैज्ञानिकों और किसानों के बीच एक मजबूत पुल बनाने की कोशिश करता रहता था। आहा, उन दिनों का वो पंतनगर किसी शांत कस्बे की तरह था वह, जहां अड़ोस पड़ोस ही नहीं, पूरे कैंपस के लोग आत्मीय रिश्तों की डोर से जुड़े हुए थे। क्वार्टरों में किचन गार्डन के लिए काफी जमीन थी। सभी लोग उसमें साग सब्जियां और फल उगाते थे। हमने भी अपने क्वार्टर में खूब सब्जियां उगाई। केले और पपीते की बोनी किस्में उगाई। यूरे का कागजी नींबू, लाल गूदे वाला अमरूद भी लगाया। खूब फलते थे वे। रबी के मौसम में गेहूं, जायद में मूंग, उड़द, लोबिया और अरहर की फसलें उगाते थे। खरीफ के मौसम में खूब कीचड़ बनाकर धान की रोपाई भी करते थे। मजदूर खेत को खोद कर तैयार कर देते और रोपाई में हम भी उनका साथ देते थे। हमारे अपने किचन गार्डन से हमें करीब 2.5-3 क्विंटल गेहूं, धान और 60-70 किलोग्राम तक दालें मिल जाती थी। घर की अप्रोच रोड के दोनों ओर बेला, गार्डिनिया यानी गंधराज के खुशबूदार पौधे लगाए गए थे। बीच बीच में मौसम के अनुसार लिली, कलंडुला, फ्लॉक्स, गेंदा और गुलदाउदी लगाते थे। घर के मुख्य द्वार के निकट मालती की ऊंची बेल थी, जिस पर शाम को 6-7 बजे खूबसूरत सफेद फूलों के गुच्छे खिलकर खुशबू बिखेरने लगते थे। सुबह धूप पड़ते ही वे लाल हो जाते। बेडरूम की खिड़की के बाहर रात रानी की गचीली झाड़ी रात भर खुशबू बिखेरती थी। बया पक्षियों को झाड़ी खूब पसंद थी और मानसून आने से पहले मई जून में ही उस पर वे घास की पत्तियों से बुनकर अपने लैंप शेड जैसे लंबे गोल घोंसले बनाने लगती। घर आंगन में गोरैयां और बुलबुलें चहचहाती रहती थीं। वह था हमारा पंतनगर, जिसे हम
कभी नहीं भूल सकते। तो दोस्तों, इन यादों के जरिए आप समझ पाए होंगे कि इस हरित क्रांति के अग्रदूत कृषि विश्वविद्यालय को बनाने के पीछे क्या मकसद था, किस तरह से इस विश्वविद्यालय को देखा जाता था। तो अगर आपको ये कार्यक्रम पसंद आया हो तो अपना फीडबैक हमें ज़रूर दीजिएगा। दोस्तों, हमारा यूट्यूब चैनल है हेलो हल्द्वानी नाम से, फेसबुक पेज है, आप अपना फीडबैक हमें वहाँ दे सकते हैं। हेलो हल्द्वानी रेडियो एक कम्युनिटी रेडियो है जिसकी पहुँच रेडियो में केवल हल्द्वानी शहर तक है। लेकिन अगर वाकई में आप हमारे रेडियो को सुनना चाहते हैं दूर दराज पहाड़ों तक या देश के किसी भी हिस्से में, तो गूगल प्ले स्टोर में जाकर हेलो हल्द्वानी ऐप को अपने मोबाइल पर इंस्टॉल कर सकते हैं और सुबह 10:30 बजे से लेकर शाम 4:30 बजे तक 6 घंटा हमारी रेडियो सभा सुन सकते हैं। दोस्तों, हम लोग अपनी रेडियो सभा का दोहराव भी करते हैं। अगर आप दिन में हमारा रेडियो नहीं सुन पा रहे हैं तो शाम 5 बजे से लेकर रात 11 बजे तक भी आप हमारे कार्यक्रमों को सुन सकते हैं। इसी के साथ देवन मेवाड़ी जी का बहुत आभार व्यक्त करते हुए अपनी रेडियो मित्र सुनीता भास्कर को दीजिए इजाजत। नमस्कार।